नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा मुर्मू, सहायक प्राध्यापक इतिहास। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि बीए प्रथम वर्ष यूनिट 1 आइडिया ऑफ भारत अर्थात भारतवर्ष की अवधारणा में शामिल है। लेक्चर स्टार्ट करने से पूर्व यह जानना जरूरी है आप सभी के लिए कि बीए प्रथम वर्ष के अनेक विद्यार्थियों ने यह रिक्वेस्ट की थी कि आइडिया ऑफ भारत से लेक्चर सीरीज लेकर के आइए। चूंकि समयाभाव के चलते मुश्किल हो जाता है लेक्चर अपलोड करना, बट आप सभी की रिक्वेस्ट सर आंखों पर, तो आइए यह लेक्चर आप सभी को समर्पित है। बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं कि क्या थी प्राचीन भारत में समय और अंतरिक्ष संबंधी अवधारणा। समय का अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानव सभ्यता के विकास के साथ आ चुका था। समय को लेकर विद्वानों में अलग अलग दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं, जिनमें अधिकांश विद्वान इसे नियतिवादी दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं। मानव चेतना में विकास के साथ समय संबंधी अवधारणा में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही मानव जीवन का अधिकांश समय प्रकृति के आसपास ही व्यतीत हुआ है। मानव अपने चारों ओर से घिरे प्राकृतिक संपदा जैसे नदी नाले झरने पर्वत पहाड़ महासागर फल फूल वन वनस्पतियां धूप छांव दिन रात जीवन मृत्यु और ग्रह नक्षत्रों को देखकर भाव विभोर तथा चमत्कृत होते रहे थे। इन सब आभासों में कुछ ऐसा था जो नियंत्रण से बाहर था। इस नियतिवादी दृष्टिकोण ने समय का ज्ञान कराया। तब मानव जाति ने इसे समय की संज्ञा दी। इसके साथ ही उन्हें तारों तथा तारामंडल का आभास हुआ, जिससे उनकी दृष्टिकोण समय के विषय में बदलने लगी। इन जिज्ञासाओं ने उन्हें अंतरिक्ष से जोड़ दिया। यहीं से आरंभ हुआ समय और ब्रह्मांड अथवा अंतरिक्ष की परिकल्पना। पल क्षीण परिवर्तन होने के कारण इसे काल के नाम से पुकारा जाने लगा। अंतरिक्ष आभासी संरचना है। वह ग्रह नक्षत्रों तथा तरह तरह के गतिमान पिंडों को अपने भीतर समाये रखता है। वास्तव में ये गतिमान पिंडों की स्थिति व अंतराल हमें समय का। आइए जानते हैं समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। देखिए, भारतीय साहित्य और दर्शन में समय और अंतरिक्ष की अवधारणा क्या थी प्राचीन भारत में, इस संबंध में हम सबसे पहले देखेंगे और जानेंगे कि वैदिक साहित्यों में समय और अंतरिक्ष की क्या भारतीय अवधारणा थी। उसके पश्चात हम जैन एवं बौद्ध दर्शन में भी समय और अंतरिक्ष की अवधारणा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात वैश्विक पटल पर जो है आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन और भारतीय दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन भी हम देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि घटनाओं की सटीक परख, आवृत्ति, अंतराल आदि की जांच के लिए समय के घंटा, मिनट, सेकंड, पल, अनुपल, वर्ष, संवत्सर जैसे मानकों का आविष्कार हुआ है। कालांतर में भी जैसे हम देखें तो धूप, वर्ष, ताप आदि के उपादान कारणों की भांति ही समय को भी देवता का दर्जा दिया गया था। इसके कई साक्ष्य हमको हमारे दर्शन में मिल जाएंगे। इनके द्वारा प्रदत्त ऊर्जा जो जीवन को चलाते हैं, उसे निर्देशित करते हैं, करने वाले या फिर जीवन संघर्षों के बीच, आपदाओं के बीच हमारी रक्षा करते हैं, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में हमारी सहायक करते हैं तथा संवर्धन करते हैं, उसे ही समय का हम नाम देते हैं। ठीक है ना। और अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो सीधे अर्थों में समझा जाए तो ये कि हमारी पृथ्वी से कहां तक, लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि अगर हम उसको समझे मोटे तौर पे तो वो इस तरह से होगा। आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि वो हमारे पृथ्वी से
उसके ऊपर जो है 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो भी मंडल है, यानी कि हम देख सकते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और ताप मंडल, और सबसे टॉप पे है ब्रह्ममंडल, है ना। तो इनके द्वारा जो है वैज्ञानिक भाषा में अगर हम उसे कहें तो उसे स्पेस कहते हैं, उसे ही हम अंतरिक्ष का नाम देते हैं। ठीक। तो इन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल तथा ब्रह्म मंडल आदि नामों से जाने वाले इस अंतरिक्ष को हम स्पेस का भी दर्जा देते हैं। इससे पहले हमने जिक्र किया। अंतरिक्ष वह आभासी संरचना है जो विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े पिंडों, कणों को अपने भीतर समाहित रखता है। उनके अंदर और बाहर भौतिक अथवा काल्पनिक अंतराल की प्रतीति कराता है, वही जो है अंतरिक्ष है। ठीक है ना। अब हम भारतीय साहित्य एवं दर्शन में समय और अंतरिक्ष की अवधारणा का अवलोकन हम नेक्स्ट की स्लाइड में करेंगे। ठीक। वैदिक साहित्यों में समय और अंतरिक्ष की क्या अवधारणा थी? तो वेदों में समय को लेकर एक आस्थावादी दृष्टिकोण अपनाया गया था पूर्व से ही लेकर के, और इसी को उपनिषदों में भी, जो हमारे भारतीय दर्शन है वो उपनिषद है वेदों के बाद, है ना। तो उपनिषदों में समय को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य ने समय के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है विस्तार पूर्वक, और इसी उपनिषद में जो है बृहदारण्यक उपनिषद है ये, इसी में एक वाक्य आया है, उसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि वो किस तरह से समय और अंतरिक्ष के बारे में एक धारणा बना करके चले थे। तो वो कैसे थे कि हे गार्गी, वह जो अंतरिक्ष से ऊपर है और वह जो पृथ्वी के नीचे है, वह जिसे मनुष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं, उस सब की संरचना या रचना अंदर और बाहर देश के अंतर्गत है। किंतु इस देश की रचना भीतर और बाहर किसके अंदर हुई है? हे गार्गी, सत्य के अंदर, इस अविनाशी के अंदर, सब देश के अंदर और बाहर गूंथा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जो भारतीय दर्शन और साहित्य है उसमें भी अंतरिक्ष और समय संबंधी जो अवधारणा थी उसकी परिकल्पना कर ली गई थी। ये वो जानते थे कि अंतरिक्ष कैसा है और प्रश्न करते थे, और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास भी करते थे। ठीक है ना। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय दर्शन में अंतरिक्ष के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, या भारतीय दर्शन लिखने वाले या लेखकों को या ऋषि मुनियों को या यहाँ के जो भारतीय वैज्ञानिकों को इस संबंध में, अंतरिक्ष के संबंध में या समय के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा कहना अनुचित होगा। ओके। अलग अलग दार्शनिकों, वैज्ञानिकों ने समय व अंतरिक्ष के संबंध में अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, परंतु आज हम भारतीय साहित्यों में उल्लेखित सिद्धांतों को जानेंगे, जिनमें वेद प्रमुख हैं। इनमें प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान का वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड निर्माण, विनाश तथा पुनर्जन्म विभिन्न चक्रों अर्थात काल से होकर गुजरता है। आइए जानते हैं इतिहास की भारतीय अवधारणा के अनुसार इतिहास का एक निरंतर चलायमान युग चक्र है। मानव जीवन, उसका सुख दुख इसी चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक चक्र 4 युगों में विभक्त है, जिसमें सर्व प्रमुख है कृत अथवा स्वर्ण युग। यह युग मानव जीवन का स्वर्ण युग है, जो सुख संबंधी सभी साधनों एवं उपकरणों से युक्त होता है। उसके पश्चात हम देखेंगे त्रेता युग। इस युग में युग चक्र का दूसरा चरण है यह। इस युग में कृत युग की अपेक्षा मानवीय गुणों तथा सुखमय जीवन के साधनों तथा उपकरणों में अभाव का आभास होने लगता है। उसके पश्चात द्वापर युग, यह युग चक्र का तीसरा चरण है। इस युग में मानवीय दुख प्रारंभ होता है, मनुष्य रोग व्याधि से पीड़ित होने लगता है, समाज में बाह्य संस्कारों का महत्व बढ़ जाता है। समाज की बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। युग चक्र का यह संस्कार तथा नियम प्रधान युग माना जाता है। इसे संघर्ष का युग भी कहा जाता है। उसके पश्चात
अंतिम युग जो आता है वह है कलयुग, यानी कि वर्तमान से जुड़ा है। यह युग चक्र का अंतिम भाग है। इस युग में मानवीय जीवन सुख तथा निराशा की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। इस काल में मनुष्य दुख अथवा अन्याय के परिवेश में धर्म की उपेक्षा करने लगता है। धर्म की उपेक्षा से दुख बढ़ता है, समाज में पारस्परिक संघर्ष और स्वार्थ का वातावरण फैलता है, जिसमें मनुष्य जीवन दुखमय हो जाता है। अंततः मानव जगत का सर्वनाश हो जाता है। युग चक्र विनष्ट होकर ब्रह्मा या परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है और यहीं से ब्रह्मांड जैसे शब्द की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा से ही युग चक्र की सृष्टि होती है। अंततः यह जो है सृष्टि अर्थात यह ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। इन चारों युगों के बारे में महाभारत में विस्तार पूर्वक इसका चर्चा या उल्लेख किया गया है। प्रत्येक चक्र में 43,20,000 वर्ष सम्मिलित होते हैं। यूनानी दार्शनिक जो है वो, जिसमें से परमेनाइडस और हेराक्लिस आदि ने भी इस सिद्धांत पर कई तरह के लेख लिखे हैं। इंकास ने अंतरिक्ष और समय को एक ही अवधारणा के रूप में माना है, जिसका नाम है पाचा आयमारा। प्लेटो हो चाहे सेंट ऑगस्टस, सभी ने ब्रह्मांड का एक अनंत अतीत बताया है। परंतु भारतीय दर्शन समय और अंतरिक्ष को लेकर नियतिवादी रही है, जो एक प्रकार का रहस्यवाद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवतारवाद भारतीय इतिहास की अपनी अवधारणा भी रही है। धर्म की उपेक्षा से जब मानव जीवन का कष्ट अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वर अवतार लेता है। ओके, इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि एक अन्य प्रकरण और भी है बृहदारण्यक उपनिषद में। यह कहा गया है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख करते हुए कहा है कि काल की मर्यादा से स्वतंत्र है, अर्थात वह अनित्य है, जिसका न आदि है न अंत है। ठीक है ना, अर्थात तत्कालीन अवधि है, जिसे एक नियमित काल व्यवधान की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें भी ये बात कही गई है, परंतु इसमें भी समय अथवा काल के विषय में जानकारी हमको मिल जाती है। आगे हम देखेंगे कि परम सत्ता को सर्वोपरि मानकर उपनिषदकार जो टीका करता है, उसने कहा है कि वहां फिर न दिन रहता है न रात रहती है, न कोई अस्तित्व रहता है, केवल ईश्वर रहता है। ये भारतीय दर्शन 160 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में जो है काल को लेकर के विभिन्न अवतरण हमको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं नासदी सूक्त में उद्गाता ऋषि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कल्पना शून्य से करता है, और इसी संबंध में मैक्स मुलर का कथन है, जिसे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिया है, जिसे भारतीय दर्शन खंड 1 में उल्लेखित भी किया गया है, जिसके अनुसार वो कहते हैं कि उस समय न तो सत था, न ही अस्तु, न आकाश विद्यमान था, न ही उसके ऊपर अंतरिक्ष। तब किसने उसे आवृत कर रखा था? वह कहाँ था? किसके आश्रय में रखता था? जिसमें समाहित था वह सब कुछ, मृत्यु का अभाव था। उस समय अमरता बोध अजन्मा ही था, जिसके माध्यम से दिन और रात का होना निश्चित किया जा सके। केवल और केवल ब्रह्मा था, बिना श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा जीवित रहने वाला। बाकी था अंधकार, घोर अंधकार। तब फिर कौन जानता था कि सृष्टि कहां से आई? यहाँ पर एक प्रश्नवाचक वाक्य है, जो कि ये बहुत जरूरी है कि हमारे भारतीय दर्शन में अध्यात्म को मध्य में रख करके या सर्वोपरि रख करके इस चीज की कल्पना की गई थी। ब्रह्मांड की कल्पना की गई थी, अंतरिक्ष की कल्पना की गई थी और समय की कल्पना की गई थी। ओके, जबकि जो आधुनिक विज्ञानवादी है या फिर वैज्ञानिक है, वो उसको तथ्यपरक मान करके उसकी कल्पना एक विज्ञान से जोड़ करके करते हैं। ठीक है ना। वैदिक साहित्यों में ऋतुओं को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है।
जिसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत तथा शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत में 5 ग्रहों तथा 27 नक्षत्रों के विषय में भी जानते थे। यद्यपि अथर्ववेद ने ग्रहण का धार्मिक रूप में वर्णन किया है, परंतु ऋग्वेद यह बताता है कि चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है, तब यह स्थिति भी बनती है। उसी प्रकार लागधा, जो कि वृद्धा गर्ग के समकालीन थे, जिन्होंने याजमा, ज्योतिषा और पाराशर लिखी है, ये स्मृति है। याजमा, ज्योतिषा और पाराशर स्मृतियां हैं। इनमें उल्लेखनीय है कि वृद्धा गर्ग का नाम महाभारत में 2 बार आता है। ऐसा माना जाता है कि वह मुक्ति में एक स्थान पर रहते थे और समय और गति का ज्ञान प्राप्त करते थे। चारों ओर नक्षत्र का भी अध्ययन करते थे। ऋषि विभिन्न स्थानों में इस नए विज्ञान को सीखने के लिए आते थे। लागधा ने यह जानकारी दी कि ग्रीष्म ऋतु का 16 स्टाइश अंत के इस बार नक्षत्र के बीच से गुजरता है और ठंड का नक्षत्र धानिसाया नक्षत्र से पहले बिंदु से गुजरता है। दूसरे नक्षत्र विद्या के ज्ञाता जैसे कि पाराशर और गर्ग ने भी नक्षत्र विज्ञान में काफी योगदान दिया है और पहले विद्वानों के रीति रिवाजों को आगे बढ़ाया। इन विद्वानों के अतिरिक्त एक दूसरे नक्षत्र ज्ञाताओं के विषय में भी जानते हैं, जैसे ऋषि जो है वो है पूज्य, कश्यप और दिवाला। ओके विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में कई ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वैज्ञानिक विधि के माध्यम से ये प्रतिपादित किया कि अंतरिक्ष की क्या अवधारणा या परिकल्पना रही होगी, जिनमें प्रमुख रूप से हम अगर देखें तो 476 ईस्वी में पैदा हुए नक्षत्र विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान जो आर्यभट्ट हैं, ठीक है ना। आर्यभट्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये गणितज्ञ भी हैं, खगोल शास्त्री भी हैं और वो हमारे प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, जिन्होंने दुनिया को शून्य का आविष्कार करके दिया था। ये वो वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत में नक्षत्र विद्या में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उनकी रचना आर्यभट्टीन है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यभट्ट की रचना का नाम जो है वो क्या है, तो वो है आर्यभट्टीन, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे वे अपने ग्रंथ में सूर्य और चंद्रमा की गति के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की धुरी स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह और तारे उदय हो रहे हैं और छिप रहे हैं। इसी प्रकार के विचार छांदोग्य उपनिषद में वर्णित किए गए हैं, परंतु आर्यभट्ट ने सिद्ध किया कि वह कभी नहीं छिपता, ठीक है ना। और आगे हम देखते हैं कि आर्यभट्ट के बाद भी नक्षत्र विज्ञान काफी उन्नत हुआ। आर्यभट्ट के शिष्य लतादेव भास्कर प्रथम ने भी इस क्षेत्र में योगदान दिया। भास्कर प्रथम के द्वारा रचित ग्रंथ लघु भास्कर एवं महाभास्कर में खगोल विज्ञान के विषय में अनेक जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा बराहमिहिर एक अन्य खगोल शास्त्री थे जो महान प्राकृतिक विज्ञान के विषय में खोज की थी। उनकी सर्व प्रसिद्ध रचना पंच सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने पुराने आर्य सिद्धांत को आधुनिक बनाया था, ठीक है ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि 528 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने जन्म लिया और उसने उज्जैन में एक वेधशाला खोली। ब्रह्मगुप्त की प्रमुख कृति ब्रह्म स्तूप, सिद्धांत एवं खंड खाद्य है। उज्जैन में स्थित वेधशाला में वराहमिहिर ने भी लंबे समय तक अपना योगदान दिया था। भारत के ये महानतम वैज्ञानिकों ने न केवल वास्तविकता से दुनिया को परिचित कराया, अपितु अनेक वैज्ञानिक विधियों का भी इन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है विद्यार्थियों, आइए जानते हैं जैन एवं बौद्ध दर्शन में समय और अंतरिक्ष की अवधारणा। वैदिक काल में दर्शन का प्रकार स्थूल था, परंतु जैन एवं बौद्ध धर्मों में या ग्रंथों में थोड़ा बहुत समय के संबंध में वस्तुनिष्ठ दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जैन दर्शन में संसार की समस्त वस्तुओं को जीव और अजीव 2 श्रेणियों में रखा गया है। जीव में समस्त प्राणी समुदाय आता है। अजीव वर्ग में आकाश, पुद्गल,
धर्म अधर्म के अलावा काल को भी सम्मिलित किया गया है। अजीव को कहीं कहीं अर्ध द्रव्य से संबोधित भी किया गया है। इसके अनुसार काल भी अर्ध द्रव्य है। यह विश्व की वह सर्वव्यापक आकार है जिसके द्वारा संसार की समस्त गतिविधियां सूत्रबद्ध हैं। समय के संबंध में वैदिक दृष्टिकोण इनसे सर्वथा भिन्न है। जैन ग्रंथ पंच अस्तिकार समय सार समय को लेकर विस्तृत चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी काल को लेकर के अंत विहीन इसको माना गया है। बौद्ध विद्वान धर्म कीर्ति समय को अनंत अर्थात इसका आदि है ना अंत कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय संबंधी भूत और वर्तमान को चिरस्थायी बनाता है। भारतीय दर्शन 256 में समय संबंधी दोनों धारणाओं का, समय और अंतरिक्ष संबंधी दोनों धारणाओं का उल्लेख इसमें मिल जाता है। सर्वदर्शन संग्रह में अंतरिक्ष और काल को समान धर्म माना है। उसके अनुसार अंतरिक्ष और काल दोनों सर्वव्यापी हैं। हाँ, इसके बावजूद दोनों में अंतर यह है कि अंतरिक्ष चतुर्विमीय संरचना का बोध करता है, जबकि काल एक पक्षी विस्तार है। सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार काल का अस्तित्व तो है, परंतु उसमें विशालता का अभाव है। वहीं बौद्ध दर्शन बिंदुमय यानी कि सूक्ष्मतम, एकदम छोटा बिंदु सा सूक्ष्मतम अस्तित्व की बात स्वीकार करता है और ब्रह्मांड की नश्वरता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। ओके, विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जाना कि भारतीय दर्शन में जहां समय बोध की शुरुआत ही है सौर दिवस से, मनुष्य दैनिक कार्यों को अपनी आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी घटनाओं में बांट लेता है। उन घटनाओं की सापेक्षिक गति ही समयाभास का कारण बनती है। ब्रह्मांड अथवा अंतरिक्ष में घट रही अनंत घटनाओं की भांति सौर दिवस भी प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना इस घटना को अंजाम देता है। दिन रात को जन्म देने वाली यह घटना भी अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमने के अलावा सूर्य की कक्षा में चक्कर काटती रहती है। इससे दिन रात को कुल समय में भले ही ज्यादा अंतर ना पड़ता हो, मगर उनकी अवधि घटते बढ़ते रहती है। यह समय आभासी सापेक्षता का द्योतक है। ये जानते हैं आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन और भारतीय दर्शन में तुलनात्मक अध्ययन। स्टीफन हॉकिंस की कृति समय का संक्षिप्त इतिहास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति परम विस्फोट से मानते हैं। उनके अनुसार समय की उत्पत्ति का समय भी वही है। वे बताते हैं कि जब पहली हलचल के समय साथ ब्रह्मांड परम शून्य से परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है, महाविस्फोट के पश्चात ग्रह नक्षत्रों आदि का जन्म होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी सम्मिलित है। भारतीय दर्शनों जैसे कि गीता में यह उल्लेखित है कि श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि मैं ही समय हूँ। समय को शक्ति का स्वरूप माना गया है और शक्ति का स्रोत ब्रह्मांड को माना गया है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, जो कि इससे सर्वथा भिन्न है। भारतीय मनीषियों का दृष्टिकोण सर्वथा समय और अंतरिक्ष की उत्पत्ति को एक दूसरे से जोड़कर उनके आस्थावादी मन के लिए आवश्यक था। वहीं दूसरी ओर विज्ञान मानता है कि महाविस्फोट से पूर्व समय का कोई अस्तित्व नहीं था। ब्रह्मांड अति उच्चतम संपीड़न की अवस्था में था। रात दिन का अस्तित्व ही नहीं था। महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और अगले ही पल वह तीव्र गति से फैलने लगा। सेकंड की बेहद सूक्ष्म हिस्से के भीतर ब्रह्मांड का आकार दोगुना हो गया और उसके बाद तो यह और भी ज्यादा तीव्र हो गया और कालांतर में आकाश गंगाएं बनी और सौर मंडल अस्तित्व में आई। लेकिन इन सब में ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि वह महाविस्फोट से पूर्व ब्रह्मांड उच्च संपीड़न अवस्था में था। भले ही दिन रात सघन अवस्था में न रहे हों, परंतु महाविस्फोट के पूर्व कुछ तो था और वह था समय, चाहे वह बिंदु रूप में ही क्यों ना हो। इससे बिंदु रूप को बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद कहा है। ओके, इस प्रकार अगर हम देखें, स्वाभाविक रूप से आधुनिक वैज्ञानिक इसकी व्याख्या तार्किक आधार पर करना चाहते हैं, जबकि वैदिक आचार्यों का इस संबंध में दृष्टिकोण बिल्कुल आध्यात्मिक था।
समय और ब्रह्मांड दोनों एक ही घटना का परिणति है, अर्थात ब्रह्मांड के जन्म से पूर्व समय की उपस्थिति को नकारना वैज्ञानिकों की मजबूरी थी, क्योंकि इससे पहले समय की उपस्थिति स्वीकार करने के लिए उनके पास कोई तार्किक आधार नहीं था। आगे हम देखेंगे कि 1915 में आइंस्टीन द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्रांतिकारी सिद्धांत पेश होने के बाद उस पर दृढ़ रहना आसान नहीं रह गया था। सापेक्षता के सिद्धांत को स्वीकृति मिलने के बाद समय और अंतरिक्ष किसी घटना के स्थिर आधार जैसे अपरिवर्तनशील और निरपेक्ष नहीं रह गए, बल्कि वे अत्यंत प्रभावशाली मात्राएं बन गई, जिनकी रूपरेखा पदार्थ और ऊर्जा से होती है। और यह मान लिया गया कि दिक् काल की व्याख्या केवल ब्रह्मांडी सीमाओं से संभव है। ब्रह्मांड के जन्म से पहले दिक् काल की परिकल्पना करना बिल्कुल अनुचित होगा। विद्यार्थियों, सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि जहां वैज्ञानिक महाविस्फोट से पहले समय की परिकल्पना करने से इसलिए हिचकते हैं कि उसके लिए उसके पास पर्याप्त तर्कों का अभाव है और उसको सिद्ध कर पाना सर्वथा फिलहाल असंभव, वही आस्थावादी दार्शनिकों की समस्या थी कि समय को पूर्व अथवा समानांतर सत्ता मान लेने से उसकी सर्वेश्वरवादी व्याख्या संकट में पड़ने लगती है। ऋग्वेद में प्राकृतिक सत्ताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखा गया है तथा पृथ्वी, आकाश व अंतरिक्ष के देवता के रूप में बहुदेववाद पर बल दिया गया है। मानव चेतना में विकास के साथ समय संबंधी अवधारणा में समय समय पर परिवर्तन होते रहे थे। पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही मानव जीवन का अधिकांश समय प्रकृति के आसपास ही व्यतीत हुआ था। मानव अपने चारों ओर से घिरे प्राकृतिक संपदा जैसे नदी, नाले, झरने, पर्वत, पहाड़, महासागर, फल फूल, वन, वनस्पतियां, धूप छांव, दिन रात, जीवन मृत्यु और ग्रह नक्षत्रों को देखकर भाव विभोर होकर के उससे चमत्कृत होते रहते थे। इन सब आभासों में कुछ ऐसा था जो आउट ऑफ कंट्रोल था, यानी कि नियंत्रण से बाहर था। इस नियतिवादी दृष्टिकोण ने समय का ज्ञान कराया, तब मानव जाति ने इसे समय की संज्ञा दी। इसके साथ ही उन्हें तारों तथा तारामंडल का भी आभास हुआ, जिससे उनकी दृष्टिकोण समय के विषय में बदलने लगी और उस तारामंडल को ही उन्होंने अंतरिक्ष का नाम दिया। और यहीं से शुरू होता है समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। तो आज हम लोगों ने समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा पढ़ा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यूं ही हमसे जुड़े रहिए और आने वाली सीरीज का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।